अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की साइंस। हमारा पार्ट 14 पढ़ना था, पार्ट 13 पूरा कंप्लीट हो चुका था। क्या है पार्ट 13 हमारा? ध्वनि। क्या है? ध्वनि। देखेंगे ध्वनि क्या होता है। ध्वनि क्या होती है? बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। किसी में खन की आवाज़ आती है, जैसे बर्तन खड़कते हैं उनकी आवाज़ अलग होती है। आप गेट लगाते हो उसकी आवाज़ अलग होती है। ऐसे कह रहे हैं बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी आवाज़ें अलग अलग होती हैं। तो ध्वनि मतलब आवाज़। अब हमें यहाँ पे कुछ हेडिंग दी गई है। क्या दी गई है? पहला पॉइंट दिया गया है ध्वनि की उत्पत्ति, कंपन एवं तरंगे। तो पहली हेडिंग क्या है? ध्वनि की उत्पत्ति, कंपन एवं तरंगे। ठीक। दूसरी हेडिंग क्या है हमारी? ध्वनि के प्रकार। ध्वनि के प्रकार, ध्वनि का संचरण, ध्वनि का परावर्तन, मनुष्यों द्वारा श्रवण, शोर, हानिकारक प्रभाव और नियंत्रण। तो ये हमारी 4 हेडिंग है। इन 4 हेडिंग को हम इस पूरे लेसन में पढ़ेंगे। ठीक। तो क्या कह रहे हैं? हम सभी सजीवों तथा निर्जीवों द्वारा उत्पन्न अनेक प्रकार की आवाज़ से परिचित हैं। यानी कि जो मनुष्य हैं या जो सजीव वस्तुएं हैं या निर्जीव जो हैं, उन सभी की आवाज़ों को हम लोग पहचानते हैं। ठीक है। जैसे कि चिड़ियों का चहचहाना। ठीक है। सड़क पर दौड़ते वाहनों के हॉर्न का बजना, घड़ी का टिक टिक करना, कुत्ते का भौंकना, रेडियो एवं टेलीविज़न में से प्रसारित विभिन्न कार्यक्रम, बरसात के मौसम में बादलों का गरजना आदि को वैज्ञानिक भाषा में ध्वनि कहते हैं। यानी कि इन सब से जो आवाज़ें निकलती हैं उन्हीं सब वैज्ञानिक ने इस सब भाषा को क्या बोला है कि ये सब क्या है? ध्वनियाँ हैं। प्रत्येक वस्तु द्वारा उत्पन्न ध्वनि की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण ध्वनि स्रोत वस्तु की पहचान की जाती है। इस अध्याय में हम ध्वनि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कि इस लेसन में हम ध्वनि क्या होती है उसके बारे में सब जानेंगे। पहली हेडिंग हमें क्या दी है? ध्वनि की उत्पत्ति। क्या है? ध्वनि की उत्पत्ति। तो क्या कह रहे हैं? क्रियाकलाप 1 में क्रियाकलाप 1, एक रबर बैंड लें। रबर बैंड का एक सिरा किसी वस्तु हुक से बांध दीजिए। ठीक है। रबर बैंड लिया आपने, उसको हुक से बांध दिया, फिर उसको खींचने के लिए बोलेंगे कि दूसरे सिरे को थोड़ा खींचकर अंगुली से पकड़िए। ठीक है। इसके मध्य भाग को पकड़कर एक ओर से जाकर छोड़ दीजिए। यानी कि उसको खींच के फिर क्या कर देना है? छोड़ देना है। क्या आपको कोई आवाज़ सुनाई देती है? कह रहे हैं कि इसमें से आपको कोई आवाज़ सुनाई देती है। क्या रबर बैंड कंपन करता है? आपने देखा कि रबर बैंड को खींचकर छोड़ देने पर यह कंपन अपने माध्य स्थिति के इधर उधर गति करने लगता है और हल्की सी ध्वनि सुनाई देती है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। इस प्रकार क्या कह रहे हैं? इस प्रकार आपने देखा कि वस्तुओं में ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। तो वस्तुओं में ध्वनि किसके कारण होती है? कंपन के कारण उत्पन्न होती है। कुछ स्थितियों में कंपन आसानी से दिखाई दे जाते हैं। अधिकांश स्थितियों में हम इन कंपनों को देख नहीं पाते हैं बल्कि उसका अनुभव करते हैं। जैसे विद्यालय की घंटी बजाने से उत्पन्न ध्वनि में घंटे के कंपन का अनुभव छूकर कर सकते हैं। ठीक है। तो विद्यालय की घंटी बजाने से उत्पन्न ध्वनि में घंटे के कंपन का अनुभव कैसे कर सकते हैं? छूकर कर सकते हैं। ठीक। अगली हेडिंग हमें क्या दी गई है? देखेंगे कि विभिन्न वाद्य यंत्रों से ध्वनि उत्पन्न करने के उपाय। यानी कि आपको ये जो वाद्य यंत्र मतलब संगीत के जो यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं बजाने वाले। ठीक है। तो क्या है? वाद्य यंत्र कह रहे हैं कि जो ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपाय। और बाण मतलब रस्सी भी बोल सकते हैं कि इन सब में कुछ रस्सियाँ भी लगी होती हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं ढोलक, तबला,
मृदंग आदि वाद्य यंत्रों के से ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? ढोलक, तबला, मृदंग आदि वाद्य यंत्रों में लगे चमड़ों के, आप देखते हो कि जब ढोलक के इस तरफ उस तरफ चमड़े की खाल लगी होती है, यानी कि चमड़ा लगा होता है, ठीक है, या जानवरों की खाल भी लगी होती है कईयों में, तो कह रहे हैं चमड़े का डायफ्राम पर आघात करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है। ठीक, उस पर जब हम आघात मतलब चोट मारते हैं तो उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। ऐसे ही कह रहे हैं सितार, गिटार, वायलिन आदि ताल लगे वाद्य यंत्रों से ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं? तो सितार, गिटार, वायलिन आदि ताल लगे वाद्य यंत्रों से ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं? इन यंत्रों में लगे तारों को हल्के से खींचकर, क्या कह रहे हैं, इन यंत्रों में लगे तारों को हल्के से खींचकर छोड़ने अथवा उन पर किसी धातु के तार या टुकड़े को रगड़ने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। बांसुरी, बीन, शहनाई आदि में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? इनमें फूंक मारकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कैसे? इसमें फूंक मारकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। हम कह सकते हैं कि विभिन्न वाद्य यंत्रों, क्या विभिन्न वाद्य यंत्रों वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न करने की 4 विधियां हैं। पहली क्या है? आघात से, दूसरी है तारों को खींचकर छोड़ने से, तीसरी है रगड़ने से और चौथी है फूंक मारने से। ठीक है, क्रियाकलाप 2 में क्या कह रहे हैं देखेंगे। विभिन्न वाद्य यंत्रों वस्तुओं की सूची बनाएं तथा उनमें ध्वनि उत्पन्न करने की विधि लिखकर तालिका को पूरा भरना है। ये आप खुद से भी कर सकते हो। जैसे ढोलक कैसे बजती है, उस पर जब हम आघात करते हैं, आघात द्वारा यानी चोट मारकर। सीटी कैसे बजती है? जब हम उसमें फूंक मारते हैं। ऐसे ही आप और भी चीज़ें लिखोगे, कैसे रगड़ने से, यानी कि जो सितार है उसमें आप उंगलियों के द्वारा करते हो, बजाते हो। ठीक है, ऐसे ही आपको 3 और अलग लिखना है और उनके बारे में कैसे ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगली हेडिंग हमें दी गई है कंपन एवं तरंगे। कंपन एवं तरंगे क्या होते हैं देखेंगे। ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है तथा तरंग के रूप में चलती है। किसी माध्यम में विक्षोभ के संचरण को तरंग गति कहते हैं। तरंगे मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2। पहली अनुदैर्घ्य तरंग, जिसमें कंपन की दिशा गति की दिशा के अनुदिश होती है, तथा दूसरी अनुप्रस्थ तरंग, जिसमें कंपन की दिशा गति की दिशा के लंबवत होती है। केंचुए की गति अनुदैर्घ्य तरंग के समान तथा सांप और ऊंट पर बैठे व्यक्ति की गति अनुप्रस्थ तरंग के समान होती है। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन कहलाता है, यानी कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। यानी कि अगर किसी वस्तु में कंपन कराया जाए और फिर उसको विस्थापन जो होता है, वो जो उसका विस्थापन होता है, यानी जिस जगह में वो रखा होता है, उसे आयाम कहते हैं। अगली हेडिंग हमें क्या दी गई है? 14.3 दी गई है। 14.3 क्या है? ध्वनि को प्रबलता एवं तारित्य। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता एवं तारित्य। आप यह जानते हैं कि जब वस्तुएं कंपन करती हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि जब वस्तुएं हिलती हैं तो उनसे ध्वनि भी कुछ ना कुछ उत्पन्न होती है। सामान्य बातचीत की तुलना में चिल्लाने से उत्पन्न होती है। कान को तेज सुनाई देती है, अर्थात सामान्य बातचीत से उत्पन्न ध्वनि कम प्रबलता की तथा चिल्लाने से उत्पन्न ध्वनि तुलनात्मक रूप से अधिक प्रबलता की होती है। अतः क्या कह रहे हैं? अतः
प्रबलता ध्वनि का वह गुण है, यानी कि जो प्रबलता है ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि तीव्र, तीव्र मतलब तेज तथा मंद सुनाई, यानी कि बहुत तेजी से सुनाई देती है, तेजी मतलब जल्दी सुनाई देती है, ठीक है, लेकिन बहुत धीमी आवाज़ में सुनाई देती है। वास्तव में क्या कह रहे हैं, वास्तव में ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी वस्तु में उत्पन्न कंपनों का आयाम अधिक होता है तो उत्पन्न कंपनों की प्रबलता भी अधिक होती है। तारतम्य ध्वनि का वह गुण है जिसके द्वारा हम मोटी यानी भारी या पतली यानी कि तीखी ध्वनि में अंतर कर सकते हैं। उच्च तारतम्य वाले, क्या कह रहे हैं, उच्च तारतम्य वाले ध्वनि की आवृत्ति, क्या है, ध्वनि की आवृत्ति उच्च तथा निम्न तारतम्य वाले ध्वनि की आवृत्ति निम्न होती है। अब क्या है, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि के प्रकार क्या है ये भी देखेंगे। ध्वनि का विभाजन ध्वनि के अभिलक्षणों, ठीक है, अभिलक्षणों, प्रबलता, तारतम्य या गुणता के आधार के तथा आवृत्ति, अपश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य, ठीक है, के आधार पर किया जाता है। अब ध्वनि को उसके लक्षणों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि जो उसके लक्षण होते हैं उसके आधार पर बहुत सारे वर्गीकृत किया जाता है। तो पहली हेडिंग में क्या दी गई है, प्रबल ध्वनि, क्या दी गई है, प्रबल ध्वनि। प्रबल ध्वनि क्या होता है, लाउड यानी कि तेजी से, तेज, तथा मंद ध्वनि यानी कि वीक। तो ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि प्रबल मतलब तेजी से और मंद मतलब धीमे से, ठीक है, दबी हुई। ध्वनि की प्रबलता व्यक्त करती है, क्या व्यक्त करती है, कि ध्वनि कैसी होती है, प्रबल है या मंद है, यानी कि उसकी जो चिल्लाने की प्रबलती है, यानी कि जो उसकी कैपेसिटी है, बोलते हैं कि वो कितनी तेज चिल्ला रही है, उसी के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि वो ध्वनि मंद है या तेज है, किस हिसाब से वो बोल रही है, ठीक है। जैसे कागज़ पलटने से उत्पन्न ध्वनि मंद, और जैसे अपन कागज़ पलटते हैं यानी कि तो उसमें से कितनी धीमी आवाज़ आती है, वहीं आप बाल्टी पटकोगे या किसी बड़ी चीज़ को पटकोगे तो तेज़ ध्वनि है। तो वही कह रहे हैं, वो उस वस्तु की प्रबलता पे आधार है। लाउड स्पीकर की ध्वनि प्रबल होती है, तो लाउड स्पीकर की ध्वनि कैसी होती है, प्रबल। अब चाहे जितनी तेज़ी से हम उसको बजा सकते हैं। तथा बादलों की गड़गड़ाहट, बादलों की जो जब गड़गड़ाते हैं तो आप देखते हो कितनी तेज आवाज़ आती है, तो उसकी प्रबल इससे भी अधिक, लाउड स्पीकर से भी अधिक होती है, क्योंकि लाउड स्पीकर में हम तेज भी कर सकते हैं, धीमा कर सकते हैं, लेकिन बादलों की गड़गड़ाहट तो आपको एक सी ही सुनाई देती है, बहुत तेजी से। अगली हेडिंग हमें क्या दी है, मोटी, ग्रेव। मोटी मतलब मोटी, बहुत ज़्यादा भारी, बोलते हैं ना, इसकी आवाज़ कितनी मोटी है, इसकी आवाज़ कितनी भारी है। तथा पतली, सिरिल, यानी कि पतली ध्वनि और मोटी ध्वनि के बारे में हम पढ़ेंगे। ध्वनि का तारतम्य उसके ध्वनि का तारतम्य व्यक्त करता है, यानी कि उसकी भाषा या किसी भी चीज़ की, जैसे ढोलक की आवाज़ बहुत भारी आती है, वही शहनाई की आवाज़ कैसी होती है, बहुत पतली होती है। तो इसी प्रकार से हम उसके तारतम्य से पता व्यक्त करते हैं कि ध्वनि मोटी है या पतली है। यही ध्वनि के आवृत्ति पर निर्भर करती है। जैसे बिल्ली की आवाज़ की आवृत्ति तारतम्य, ठीक है, कुत्ते के भौंकने की आवृत्ति तारतम्य से अधिक होती है, इसलिए बिल्ली की आवाज़ पतली तथा कुत्ते की आवाज़ कैसी होती है, मोटी होती है। अगली हेडिंग क्या दी है, प्रिय यानी प्लीजेंट तथा अप्रिय यानी कि अनप्लीजेंट ध्वनि। यानी कि प्रिय और प्रिय मतलब वो भाषा जो हमें सुनने में अच्छी लगती है, और वो भाषा जो हमारे सुनने में कान में चुभने लगती है कि इसकी आवाज़ बहुत भारी है, इसको बंद कराओ। ऐसी आप सोचते होंगे कि बगल में, आपके कान के बगल में हॉर्न बजाया जाए बहुत तेज़ी से, तो आपके कान दर्द करने लगेगा और चुभने लगेगी कि इसको तुरंत बंद कराओ, होने लगेगा। ऐसे ही
अप्रिय वो प्रिय भी है कि कोई ऐसी ध्वनि होती है जैसे सॉन्ग आप सुनते हो धीमी आवाज़ में, आपको वो अच्छी लगती है, घंटों सुन सकते हैं। तो वही कह रहे हैं प्रिय और अप्रिय ध्वनि। तो ध्वनि की गुणवत्ता व्यक्त करती है, यानी कि उसकी क्वालिटी व्यक्त करती है कि ध्वनि प्रिय है या अप्रिय है। तो ध्वनि को आवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित भाग में वर्गीकृत किया जा सकता है। अपस्रव ध्वनि, स्रव ध्वनि और पराश्रय ध्वनि। ठीक है, अगली हेडिंग क्या दी गई है? अपस्रय ध्वनि। तो अपस्रव्य ध्वनि क्या होता है? यह 20 कंपन प्रति सेकेंड, यानी कि 20 कंपन प्रति सेकेंड या 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें होती हैं। इस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकते, यानी कि ये इतनी ज़्यादा धीमी होती है कि हमें आसानी से सुनाई नहीं देगी। किंतु कुछ ऐसे जंतु होते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कुत्ते या बिल्ली को, कि उन्हें हल्की सी आहट का भी पता चल जाता है। लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं जैसे हाथी, कबूतर आदि अपस्रव ध्वनि को सुन लेते हैं, क्योंकि इतनी धीमी आवाज़ को वो आसानी से सुन लेते हैं। अगली हेडिंग हमें क्या दी गई है? स्रव ध्वनि। तो स्रव ध्वनि क्या होती है? इस ध्वनि तरंगों में मनुष्य सुन सकता है, यानी कि इसमें थोड़ा हाई होती है, थोड़ी तेज होती है कि इसको मनुष्य आसानी से सुन सकता है। यह 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज आवृत्ति तक होती है, यानी कि मनुष्य की जो सुनने की क्षमता होती है वो कितनी होती है? या तो वो 20 हर्ट्ज होनी चाहिए या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के 20 तक की पूरी सुनाई। अगर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो जाए तो आपका कान बहरा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे श्रव्यता परास कहते हैं। श्रव्यता परास के बाहर की आवृत्ति की ध्वनि को हमारे कान स्पष्ट नहीं सुन सकते हैं। पराश्रव ध्वनि, पराश्रव ध्वनि क्या है? अल्ट्रासोनिक साउंड। यह 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि होती है। इस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है, किंतु कुछ जंतु जैसे कि कुत्ता, चमगादड़ एवं डॉल्फिन, ठीक है, क्या क्या है? कुत्ता, चमगादड़, यानी कि ये ऐसी ध्वनि है जो मनुष्य तो सुन सकता है, लेकिन 20,000 से ज़्यादा की ध्वनि होती है, यानी कि इसकी जो 20,000 से ज़्यादा ध्वनि होती है उसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कह रहे हैं कि ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकते, कुछ लेकिन जंतु सुन सकते हैं। ऐसे जानवर हैं जो इस ध्वनि को आसानी सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता, चमगादड़ एवं डॉल्फिन। ये क्या है? और क्या क्या दिया है? मछली पराश्रय ध्वनियों को सुन सकते हैं। अब हेडिंग हमें दिया है 14.5। 14.5 में क्या कह रहे हैं? ध्वनि का संचरण। तो ध्वनि का संचरण क्या होता है देखेंगे। प्रयोगों के आधार पर क्या कह रहे हैं? प्रयोगों के आधार पर ज्ञात किया गया है कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम, ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है। ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं हो सकता है। तो क्या कह रहे हैं? ध्वनि का संचरण प्रयोगों के आधार पर ज्ञात किया गया है कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम, ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है। ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं हो सकता। ध्वनि की चाल ठोसों में सर्वाधिक होती है, यानी कि ध्वनि की चाल जो ठोस पदार्थ होते हैं, जैसे आपके बर्तन हुए, लोहे की चीज, इनमें बहुत ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है। अगली हेडिंग हमें क्या दी गई है? ठोस में ध्वनि का संचरण। क्या है? ठोस में ध्वनि का संचरण। तो क्या कह रहे हैं? क्रियाकलाप, यानी कि खिलौना और टेलीफोन के बारे में दे रहे हैं क्रियाकलाप 3 में। ठीक है, पहला क्या है? टीन के 2 डिब्बे लीजिए। प्रत्येक डिब्बे की तली के बीच में एक छिद्र कीजिए। इन छिद्रों में लगभग क्या कह रहे हैं? 10 से 20 मीटर लंबा धागा डालें। आप एक ग्लास से भी कर सकते हो, प्लास्टिक वाले ग्लास से। ठीक है, धागे के प्रत्येक सिरे पर पिन लगाइए।
मित्र की सहायता से दोनों डिब्बों को एक दूसरे से इतनी दूर ले जाएं कि धागा क्या होने लगे, खींचने लगे कस के। अब मित्र से बातचीत करें, क्या होता है, ध्वनि सुनाई पड़ती है, यानी कि जो धागा होती है उसकी मदद से ध्वनि कान तक पहुंचती है। इसी प्रकार मेज के एक किनारे पर ठोकने से दूसरे किनारे पर आप इधर पर ठोकोगे मेज में तो आपको उस किनारे पर भी आवाज़ आएगी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ध्वनि का संचरण ठोस में होता है। तो ध्वनि का संचरण किस में होता है, ठोस पदार्थों में होता है। अगली हेडिंग क्या दी गई है हमें, द्रव में ध्वनि का संचरण। क्या है, द्रव में ध्वनि का संचरण। क्रियाकलाप 4। क्रियाकलाप 4 क्या है, पहला है 2 पत्थर के टुकड़े लीजिए, अब हाथ में लेकर इनको आपस में टकराएं, आपको ध्वनि सुनाई पड़ती है। क्या सुनाई पड़ती है, ध्वनि। सेकंड पॉइंट, अब एक बाल्टी में पानी लीजिए, चित्र अनुसार हाथ में पत्थर के टुकड़ों को बाल्टी के पानी में ले जाकर आपस में टकराएं। क्या होता है, देखेंगे क्या होता है। तो क्या कह रहे हैं, ध्वनि सुनाई पड़ती है। क्या होता है, ध्वनि सुनाई पड़ती है। इससे स्पष्ट होता है कि ध्वनि का संचरण द्रव में भी होता है, यानी कि ध्वनि का संचरण काय में होता है, द्रव यानी पानी में भी होता है। अगली हेडिंग क्या दी गई है, वायु में ध्वनि का संचरण। क्या दी गई है, वायु में ध्वनि का संचरण। जब कोई वस्तु वायु में कंपन करती है तो सबसे पहले वह अपने निकट के वायु कणों में कंपन, ठीक है, उत्पन्न करती है। ये कण आगे के कणों को भी कंपित कर देते हैं। इस प्रकार आपने कान के समीप के कण भी कंपन करने लगते हैं और आप ध्वनि सुनते हैं। तो ये थे हमारे वायु में ध्वनि का संचरण। अब हमें दी गई है क्रियाकलाप 5 में, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।